अस्सलाम वालेकुम क्लास। सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशन हमारे सब्जेक्ट का नाम है। दीज आर दी आउटलाइंस जो कि हमने इस कोर्स में कवर करनी है। अगर हम इन आउटलाइंस को ज़रा जनरल फॉर्म में देखें तो हमने कौन कौन से एरियाज को टच करना है। उसमें तो एक आया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर इंटरनली कैसे बना है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं और आपस में किस तरह काम करते हैं। फिर हम प्रोग्रामिंग में बेसिक प्रोग्रामिंग को देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उनका सिंटैक्स, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। उसके बाद हम वेब प्रोग्रामिंग और मोबाइल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की भी बात करेंगे और ये देखेंगे वहाँ पे कौन कौन से फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं और वहाँ पे बेसिकली चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। देन हम ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटाबेसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। देखेंगे कि डिफरेंट कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं और डाटाबेसेस बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं और डाटाबेस काम कैसे करते हैं। इन दी एंड हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि डाटा कम्युनिकेट कैसे होता है, हाउ इंटरनेट वर्क्स, हम ये देखेंगे। काइंडली अपना ये जो है ना माइक ऑफ कर दें, इसका भी ऑन है। चले ये टेक्स्ट बुक का जो कि आपने देखनी है, जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। ये पीटर नोर्ट्रॉन की बुक है, 2006 में पब्लिश हुई थी। ये यहाँ पे इसका टाइटल है, आप इसको गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये चंद लिंक्स हैं जहाँ पे आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके बारे में। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स। ये एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी यूनिवर्सिटी से मुझे वो बता सकते हैं कि वो असाइनमेंट के क्या वेटेज देखेंगे, क्विज का क्या वेटेज देखेंगे, लेकिन मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा और हमारे क्विजेज भी होंगे और इन सब का जो है ना वेट आपके फाइनल मार्क्स में काउंट होगा। ये बुक का कवर है जो कि आपने एज अ टेक्स्ट बुक यूज़ करनी है। इसके अंदर आपको तकरीबन तमाम के तमाम टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते तो फिर इंटरनेट तो है, आप उसको वहाँ से कवर कर लीजिएगा। अच्छा, कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स अगर हम देखें तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अभी हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन चुके हैं। ज़िंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जहाँ पे हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम अब अपने घर की बात कर लें, हम गाड़ी में सफ़र करते हैं, इवन हमारे पास फ़ोन्स होते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी अब फ़ोन पे गेम कहने का मकसद ये है कि कंप्यूटर अब हर जगह हमारा गुजारा नहीं है इसके बगैर कि हम इसको सीखें और इसको जानें कि ये वर्क कैसे करता है। अच्छा, व्हाट इज़ द कंप्यूटर? वैसे तो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन इसको सादा तरीन अल्फाज में हम कह सकते हैं दिस इज़ अ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का क्या मतलब होता है कि हम इसको कुछ इनपुट देते हैं, ये उस इनपुट पर गुजारा तो बाकी नहीं है कंप्यूटर पे, मैं भी पबजी खेलता हूँ। अच्छा, हम इस कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं तो ये उस इनपुट पे वर्क करके हमें आउटपुट दे देता है। इसका बेसिक मकसद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंप्यूटर इंसान ने बनाया इसलिए था कि वो हमारे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो ये बनाया था कि हम उस पे पबजी वगैरह खेल सके हैं। सर ये हमारी क्लास का नहीं है, इसको किक आउट कर दें। नाम क्या है इसका? इसका नाम है हदीद जवेद। सर जो रोल नंबर के बगैर है उन्हें निकाल दें। हदीद जवेद सर। ठीक हो गया। यार अभी बोली जा रहे हो, आपने लिंक दिया मुझे। तो किसने लिख दिया तुझे, बता जल्दी कर दो।
ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं कि ऐसे ही आ गए हैं बीच में? सर ये ऐसे ही आ गए हैं। बड़ी बात है यार। हर तकरीबन ऐसे ही कोई तो है हमारी क्लास का ही मिला हुआ जो लिंक सर सेंड कर पता देता है नहीं ऐसे। ये कोई ना लिंक आउट करता है तो वो कोई बाहर से आउटर आ जाते हैं। चलें, इसका भी हम कोई ना कोई तोड़ निकालेंगे, कोई मसला नहीं। अभी ऑनलाइन में तो फिर ऐसी चीज़ें कर ही सकते हैं ये लोग, हम निकालते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह। अगर अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक सम इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूसेस द आउटपुट। ये सिंपल डेफिनेशन है। और अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन की बात करें, इट एक्सेप्ट्स डाटा, मैनिपुलेट्स दैट डाटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। मतलब कहने का ये मतलब है हम कंप्यूटर को कोई ना कोई डाटा देते हैं, ये उस डाटा पे काम करता है और हमें हमारी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके दे देता है। और बेसिक मकसद जब इंसान ने कंप्यूटर बनाया था ना, उसका यही था कि वो कैलकुलेशन करना चाहता था, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। क्योंकि उस जमाने में उसको इतनी बड़ी बड़ी सोच थी नहीं, उसका सबसे बेसिक पर्पस ये था कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सके। अच्छा, अब हमने तीन टर्म्स पढ़ी हैं, इंस्ट्रक्शन, डाटा एंड प्रोग्राम। हम देख लेते हैं इन तीनों टर्म्स में क्या फ़र्क है। प्रोग्राम तो जैसा कि आप जानते हैं, आप जब कोई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम का बेसिक मकसद यही होता है कि वो हमारी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करे। तो ये सारे का सारा प्रोग्राम एक प्रोग्राम कहलाता है। ये ये जो प्रोग्राम होता है ये कंप्यूटर को बताता है कि आपने क्या करना है। A program is a collection of instructions that tells the computer what to do. तो प्रोग्राम लिखने के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती हैं, जैसे कि जावा, पाइथन, आर, पीएचपी, एसक्यूएल, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प। अब ये लैंग्वेज यूज तो होती हैं, लेकिन तमाम की तमाम लैंग्वेज मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज होती हैं। जैसे कि पीएचपी है, ये इंटरनेट एप्लीकेशन लिखने के लिए यूज होती हैं। जो एसक्यूएल है, ये डाटाबेस की एप्लीकेशन लिखने के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा पाइथन यूज होती है ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और जावा आपको पता है आपके एंड्रॉयड फोन्स में सबसे ज़्यादा यूज होती है। मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक खास डोमेन में इस्तेमाल होता है। तो ये इस्तेमाल तो हर जगह हो सकती है, लेकिन इनकी सूटेबिलिटी अलग-अलग होती है। तो दिस इज द प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द प्रोग्राम। अच्छा, हमने प्रोग्राम तो देख लिया। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? अब किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो हम एक इंडिविजुअल लाइन लिखते हैं ना, या इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो उस को हम कहते हैं दिस इज द इंस्ट्रक्शन। तो अ प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, सर वो सीआर वो वेटिंग में है, वो कह रहा है मुझे भी निकाल दिया सर ने। फिलहाल तो ये सामने मेरे ओपन है, अभी कोई आएगा तो मैं उसको अप्रूव कर दूंगा। उसको वो दोबारा करे ना, तो मैं इसको कर देता हूँ अप्रूव। अच्छा, हम देखेंगे डाटा क्या होता है। डाटा वो इंफॉर्मेशन होती है जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है। अच्छा, डाटा हमारा कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है? डाटा हमारा टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, जैसा कि हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखते हैं तो जाहिर है वो हम किसी टेक्स्ट में लिखेंगे। डाटा हमारा कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स है, वो हम किसी वो प्रोग्राम को देते हैं। अच्छा, अभी ज़रा अजान हो रही है, 2 मिनट का ज़रा ब्रेक कर लेते हैं। ओके सर सर उफाज पागल दरवाजे ही बंद करना था।
अच्छा, हम बात कर रहे थे डाटा की। डाटा कई किस्मों का हो सकता है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ये इमेजेस भी हो सकती हैं, ये कोई ऑडियो क्लिप्स भी हो सकता है। मीन्स के डाटा की बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हो सकती हैं। अ, अब जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में हर चीज़ इन दी एंड 0 और 1 से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कोई ऑडियो फाइल हो। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि कंप्यूटर जो डाटा है ना, डाटा को बाइनरी फॉर्म में लेता है और उसको, उसका सीपीयू उसको उस पर प्रोसेसिंग करता है। तो इस क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में होता है, इसीलिए हम कंप्यूटर कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। मीन्स के ये डिजिटली चीज़ों को हैंडल करता है और उस पर वर्क करता है। दिस अलाउज डाटा टू ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर दी अदर कंप्यूटर। अच्छा, इंटरनेट में हम जो एक दूसरे को तस्वीरें सेंड करते हैं, एक दूसरे को ऑडियो मैसेजेस सेंड करते हैं, एक दूसरे को एसएमएस सेंड करते हैं, वो सेंड करना क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि जब आप जो इंटरनेट है वो वॉइस के जरिए, एक दूसरे के जरिए हमारे कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए कनेक्ट है, तो वॉइस के अंदर करंट फ्लो करता है। और करंट क्या होता है? करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स। हम करंट में 0 और 1 से करंट की वैल्यूज को प्रेजेंट कर सकते हैं। जब वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब वायर में करंट आ रहा है। जब वैल्यू वायर में करंट नहीं आ रहा, जब वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है वायर में करंट आ रहा है। मीन्स के जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकें, डाटा को इजीली बड़ी आराम से इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेट कर सकें, और इससे हमारा डाटा खराब भी नहीं होता, उसकी क्वालिटी भी नहीं इफेक्ट होती। तो जो डाटा है ना, वो बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर होता है। अच्छा, अब हम जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं, हमने प्रोग्राम की बात कर ली, प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम किसी डाटा पे काम करता है। डाटा क्या होता है? जैसा कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, तो ये जो है नंबर 1 एंड नंबर 2, दिस इज डाटा। मतलब हमने प्रोग्राम लिखा है ऐड टू नंबर्स, हमने सी में कोड किया, तो कौन से नंबर्स को हमने ऐड करना है उसको हम डाटा कहते हैं। हमने देख लिया प्रोग्राम डाटा उसका डाटा। सर, हाँ जी। उसका जो सा 2 नंबर का रिजल्ट आएगा वो भी तो डाटा ही होगा हाँ, हमारा। वो भी डाटा होगा। मतलब कहने का ये मतलब है, प्रोग्राम इज द इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और जो ये प्रोग्राम है ना, ये जिस चीज पे काम करता है उसको डाटा कहते हैं। वो डाटा हमारा ये भी होता है जो हमारे ऑपरेंड होते हैं, और जो हमारा रिजल्ट होता है ना, जो मेमोरी में जाके स्टोर होता है, उसको भी हम डाटा कहते हैं। तो हमें प्रोग्राम और डाटा के बीच में फर्क पता चल गया। अच्छा, अब हम देखेंगे ओके एनाटॉमी ऑफ अ कंप्यूटर। एक जो सादा तरीन कंप्यूटर होता है वो कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है? अच्छा, ये जो है तहरीन, ये हमारी क्लास की स्टूडेंट है। यस सर। अच्छा, इनके साथ वो नहीं लिखा हो ना रोल नंबर, तो फिर मैं इनको एडमिट कर दूं इसका मतलब। अच्छा, एक जो सादा तरीन कंप्यूटर होता है ना, वो बेसिकली 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। पहला तो होता है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा होता है सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और चौथा होता है मेन मेमोरी। तो ये चारों पार्ट मिलके एक सादा तरीन कंप्यूटर बनाते हैं। ये है इनपुट डिवाइसेस। आप जानते हैं कीबोर्ड, माउस, कैमरा, वेबकैम, ये सारे के सारे वो डिवाइसेस होते हैं जो डाटा हमारे बैरूनी माहौल से लेते हैं और कंप्यूटर को दे देते हैं, जस्ट कंप्यूटर को फीड कर देते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जब इनपुट डिवाइसेस डाटा लेते हैं तो सीपीयू उस डाटा पे काम करता है। सीपीयू को कौन बताता है कि क्या करना है? हमारे प्रोग्राम्स बताते हैं, जो हमने उसको कोड दिया होता है कि तुमने इस डाटा को ऐसे मैनिपुलेट करना है। फिर आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? जो हमारे होते हैं ना रिजल्ट, वो हमें वापस दे देते हैं कि इसका क्या नतीजा निकला। इसमें मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये चीजें आती हैं। फिर आती है मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी कंप्यूटर का पार्ट होता है, क्योंकि जब डाटा हम इनपुट डिवाइसेस के जरिए कंप्यूटर को देते हैं, तो उसने डाटा कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होता है फॉर द टाइम बीइंग, ताकि सीपीयू उस डाटा पे काम कर सके, और जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो भी किसी मेमोरी में रख सके, और उस रिजल्ट को यूज करते हुए फाइनल रिजल्ट निकाल सके। तो मेन मेमोरी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अच्छा, ये जो हमने कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़े हैं, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था वॉन न्यूमन, उसने 1945 में एक आर्किटेक्चर पेश किया था। उसको हम कहते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इसने अपने
आर्किटेक्चर में यही बताया था कि जो 4 पार्ट्स होते हैं ना, ये भी किसी फंडामेंटल प्राइमरी कंप्यूटर के फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये है वान न्यूमन आर्किटेक्चर। इसमें इसने बताया था जो CPU होता है ना, उसके फर्दर आगे 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है उसका कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और बाकी होता है रजिस्टर। अब जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है? कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, उन इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब कि वो समझता है कि इन इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या कह रही है, और बाकी जो कोऑर्डिनेशन है ना मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के दरमियान, उसको कंट्रोल करता है। जो है ना ALU करता है हमारी अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, ये हमारी कैलकुलेशन करता है। और ये आते हैं रजिस्टर। रजिस्टर में जो डाटा होता है ना, इंटरमीडिएट डाटा, जो हमारे दरमियानी रिजल्ट होते हैं, ALU में CPU उन रिजल्ट को स्टोर करके रखता है ताकि वो डाटा बार बार यूज कर सके, उसको मेन मेमोरी की तरफ बार बार जाना ना पड़े। अच्छा, वान न्यूमन आर्किटेक्चर का जब इसने प्रपोज किया था ना, तकरीबन 1945 में किया था। उस वक्त कंप्यूटर में सिर्फ सिंगल CPU होता था। आजकल हमारे पास जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो i3, i7, जिसके अंदर 5 CPU पहले लगे होते हैं। लेकिन जो वान न्यूमन था ना, इसने जब प्रपोज किया था तो ये कहता था कि एक कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक CPU होता है, उसके अंदर सिर्फ एक मेन मेमोरी होती है, और वो जो उसमें जो होती है ना इंस्ट्रक्शन, उसको एग्जीक्यूट करने का एक मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसका मतलब ये होता है कि जो है ना CPU सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, फिर कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करता है, फिर डिकोड होने के बाद ALU उसको एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट है वो दोबारा मेन मेमोरी में सेव कर देता है। इसको हम कहते हैं अ सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसमें कंप्यूटर डाटा को फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको हमारे रिजल्ट को दोबारा मेमोरी में स्टोर कर देता है। अब अगर हम कंप्यूटर और ह्यूमन का कंपैरिजन देखें तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, लाइक हमारे जैसा है। जिस तरह हम सोचते हैं, हम काम करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बनाने का बेसिक मकसद ये था कि हम अपने काम किसी मशीन को दे दें, हम अपने काम मैन्युअली परफॉर्म ना करें। जिस तरह हमारी सेंसेस होती हैं, शोर बहुत आ रहा है, ये हमजा और सरोश, इनका माइक कौन है? अच्छा, जिस तरह हमारी 5 सेंसेस होती हैं, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, चेक सकते हैं, इस तरह कंप्यूटर की भी सेंसेस होती हैं, वो इनपुट डिवाइसेस के जरिए ये सारे काम कर सकता है। हमारे पास ब्रेन होता है, कंप्यूटर के पास CPU होता है, हमारे पास पार्ट्स होते हैं, हाथ, बाजू, कंप्यूटर के पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इसके अलावा हम अपनी मेमोरी में अपनी याददाश्त को स्टोर कर सकते हैं, और कंप्यूटर अपनी रैम के अंदर तमाम चीज़ों को स्टोर कर सकता है। मीन्स के इंसान ने अपनी कॉपी बनाने के लिए एक मशीन बनाई जिसमें उसने उन तमाम चीज़ों को रखा जो कि एक पूरे के पूरे इंसान को कॉपी कर सकते हैं, और इंसान के तमाम जो वो काम परफॉर्म करता है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब किसी भी कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं। सबसे पहले जो हम जिस लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, कीबोर्ड है। अगर हम कंप्यूटर के अंदर बात करें, उसके अंदर CPU होता है, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है। तो हार्डवेयर ये होता है जो मतलब चीज़ों को परफॉर्म करता है। अब अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर 2 किस्म के होते हैं, पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, अच्छा जो होता है ना सॉफ्टवेयर, अगर आप सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर सिर्फ ये नहीं है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि हमने एक प्रोग्राम लिख दिया और हमने बोल दिया ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर सिर्फ प्रोग्राम नहीं होता, कोडिंग नहीं होती, बल्कि हम उन कोड्स की तफसील भी लिखते हैं जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। आप अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले हम पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेते हैं, हम रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, हम प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाते हैं,
हम प्रोडक्ट आर्किटेक्चर की डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो इंस्ट्रक्शन प्लस डॉक्यूमेंटेशन का कम्बिनेशन होता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, तो आपने ये नहीं कहना कि दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दिस इज अ कोडिंग। कोडिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होती, कोडिंग के साथ जो होता है ना डॉक्यूमेंटेशन, जो हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लिखते हैं, तो इन दोनों की कम्बिनेशन को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ये कंप्यूटर को बताता है हमने क्या करना है और कि उसने क्या करना है और उसने कैसे करना है। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपने याद करनी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो ये तमाम की तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी सॉफ्टवेयर का पार्ट होती है। अब सिस्टम हमने ये पढ़ लिया सॉफ्टवेयर, अब हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन रिपीट कर दें। आपकी आवाज कट रही है, आप ये कह रहे हैं सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन कर दूं रिपीट? आपकी आवाज कट रही थी, अगर आप दोबारा रिपीट करें तो मैं बताऊं। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। नो सर, अब नहीं। चले, अच्छा सिस्टम सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दीज आर दी सॉफ्टवेयर दैट रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को वो डायरेक्ट, डेफिनेशन रिपीट कर दें जो आपने। जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, आमतौर पे हमारा ख्याल होता है कि जो हम कोडिंग लिखते हैं ना, प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आमतौर पे हमारा ख्याल होता है कि इसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। हालांकि सॉफ्टवेयर की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना, जो हमें बुक्स में मिलती है, जो स्टैंडर्ड है, उसमें ये होता है कि कोड प्लस डॉक्यूमेंटेशन, इन दोनों के मिलाप को हम कहते हैं दिस इज अ सॉफ्टवेयर। जो अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं ना, जब आप मार्केट में जाकर जॉब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने पूरी की पूरी टीम्स रखी हुई हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करने के लिए। उनके पास कोडर अलहदा होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन टीम अलहदा होती है। जैसा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग के अंदर उन्होंने टेस्ट केस लिखने होते हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करना होता है। तो इसके लिए अच्छी खासी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन लिखनी होती है कि ये कैसे वर्क करेगा, हमने इसको कैसे टेस्ट करना है, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के सॉफ्टवेयर कहते हैं सॉफ्टवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर बनेंगे ना इंजीनियर, तो अगर आप कहेंगे ना मुझे कोडिंग आती है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो वो कहेंगे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, क्योंकि आपको बाकी कोई काम नहीं आता। कोडर तो जस्ट एक वो होते हैं, हम टर्म यूज करते हैं मजदूर, कि भाई इनसे हम पर आवर काम लेते हैं, इन्होंने कोडिंग करनी होती है। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, वो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम करते हैं। ये हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को हुक्म देते हैं कि तुम ये काम ऐसे करो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाता है? एक तो हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि विंडोज हम यूज करते हैं अपने जो इंटेल के सीपीयूज हैं। इसके अलावा एप्पल में हम यूज करते हैं मैकिन्टॉश। इसके अलावा जो हमारे होते हैं ड्राइवर्स, जैसा कि ग्राफिक ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, ये सारे के सारे हमारे हार्डवेयर को रन कर रहे होते हैं। तो इनको हम कहते हैं दीज आर दी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेसिक मकसद था कि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाएं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मकसद कुछ और होता है। इनका मकसद होता है कि ये हमारी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हल करें। जैसा कि जैसा हमारा डेयरी फार्म है मेरे अबू का, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे हिसाब किताब के लिए मेरे पास कोई कंप्यूटर मैं बनाऊँ, कंप्यूटर की एप्लीकेशन बनाऊँ। तो जो मैं हिसाब किताब अपनी अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन बनाऊंगा, वो मेरा एक स्पेसिफिक मकसद होगा, मेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी। तो उस सॉफ्टवेयर को कहेंगे दिस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये मेरी एक खास प्रॉब्लम को हल कर रहा है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नहीं चला रहा, ये कंप्यूटर को नहीं बता रहा तुमने कैसे काम करना है, लेकिन ये कंप्यूटर को ये बता रहा है कि मेरा ये मसला है, इसको तुम हल करो। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान ये फ़र्क होता है। परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक पर्सनल एजुकेशनल और बिजनेस प्रॉब्लम। अच्छा, अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो जो यूज़र होता है ना वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डायरेक्ट हार्डवेयर को रन कर रहा होता है। तो ये जो हायरार्की है वो इस तरह काम करती है। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इन दी एंड जाके हमारे हार्डवेयर को रन करता है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मिसाल देखने तो इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाते हैं, इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया। इसमें हमारी गेम्स आ जाती हैं जो हम खेलते हैं, जैसे वो भाई साहब कह रहे थे पबजी खेलते हैं, तो पबजी का मकसद है हमें इंटरटेन करना, तो ये भी हमारे किसी मकसद को पूरा कर रहा है। तो पबजी भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर सिस्टम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें डिवाइस ड्राइवर्स, इसमें कंपाइलर्स आ जाते हैं। कंपाइलर्स क्या होते हैं, हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं इनटू द मशीन लैंग्वेज। और इन दी एंड आ जाते हैं हमारी जो आखिरी होती है ना लेयर, वो होती है हार्डवेयर की लेयर। हार्डवेयर में हमने पढ़ लिया सीपीयू होता है, हमने पढ़ लिया मेमोरी होती है, नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, हमारी हार्ड डिस्क होती है, हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। सो हमने अभी तक देखा कि प्रोग्राम क्या होता है, डाटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वन वुमन आर्किटेक्चर क्या होता है। वन वुमन आर्किटेक्चर हमने देखा कि अभी कंप्यूटर के 4 हिस्से होते हैं, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और सीपीयू। सीपीयू के भी आगे से फर्दर डिवीजन होती है, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है जो कि इंस्ट्रक्शन को फैच करता है मेमोरी से, उसको डिकोड करता है। डिकोड का मतलब कि इंस्ट्रक्शन हमें क्या कह रही है, और फिर एएलयू उन इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसिंग करता है। इसके अलावा एक पार्ट होता है मेमोरी, जो होता है मेमोरी डाटा को स्टोर करता है। तो वन नंबर आर्किटेक्चर हमने देखा। फिर हमने देखा व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन साइकिल। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है फैच फ्रॉम द मेमोरी, दूसरा होता है डिकोड कि ये हमें क्या क्या रहा है, फिर एग्जीक्यूशन एंड देन स्टोर द रिजल्ट इनटू द मेन मेमोरी। फिर हमने देखा कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखिए हार्डवेयर को चलाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हल करते हैं। जहाँ तक आप लोगों को आई थिंक बहुत ही ईजी था ये। पहले लेक्चर में जरूरी थी आम सी बातें बताना, तो कोई सवाल तो नहीं आपका? यस सर। चलें ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इतना ही आज के लिए। नहीं, ये सारी तो एम सी बातें हैं, पहले लेक्चर में जरूरी भी थी कि हम इनमें थोड़ा सा इनको देख लें, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। ये आपने आईसीएस में भी पढ़ा होगा, जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो भी आपने पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन चूंकि ये पहला लेक्चर है तो इनको थोड़ा सा गो थ्रू करना जिन्होंने एफएससी की हुई है, मतलब जरूरी था। चलें, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर्स। अच्छा, जो हमारे सबसे पुराने कंप्यूटर्स थे ना वो थे मैकेनिकल कंप्यूटर्स। आजकल के कंप्यूटर हैं डिजिटल कंप्यूटर। आप में से कोई बता सकता है कि मैकेनिकल कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में क्या फर्क होता है बेसिकली? डिजिटल तो आ जाता है कंप्यूटर है, पॉकेट कंप्यूटर के अंदर मोबाइल वगैरह जो होते हैं डिजिटल में आ जाते हैं। अच्छा, और जो मैकेनिकल होता है वो क्या होता है बोला? सर वो जो पुराने वगैरह कंप्यूटर वगैरह होते सर हैं जो बीट्स के साथ वर्क करते थे। हाँ, सही हो गया। हाँ, मैकेनिकल का मतलब यही है, जिस तरह ना हमने फिजिक्स में पढ़ा था लीवर होता है, मींस के जिस तरह कार का इंजन होता है जिसमें कोई हार्डवेयर मैकेनिकली वर्क कर रहा होता है, उसमें कोई डिजिटली वर्किंग नहीं होती। जैसे कि हम आजकल हमारा कंप्यूटर काम करता है बिट्स पे, करंट पे, तो ये बेसिक फर्क होता है। जैसे कि अभी ये एक स्टूडेंट ने बताया बीट्स पे, ये मतलब सबसे पहला जो था ना मैकेनिकल कंप्यूटर वो था अबैकस। इसमें ना ये थे दाने, इन दानों को उन्होंने मतलब कि जैसे कि ये 4 दानों का मतलब है नंबर 4, 1 का मतलब है नंबर 1, तो वो इस अबैकस की मदद से ना कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर तो था नहीं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये एक अपनी तरफ से मशीन बनाई, और इस मशीन को हमने कंप्यूटर का नाम दिया। क्योंकि कंप्यूटर का मकसद ये है कि इंसान के जो मैनुअल काम है उनको डिजिटली खुद परफॉर्म करे।
तो ये पहला कंप्यूटर था अबेकस। इसके अलावा शुरू में चीज़ों की लंबाई नापने के लिए ये एक स्लाइड रूलर यूज होता था। तो इसका छोटा सा काम था कि किसी भी चीज़ की लेंथ को मापना। अब देखें इस छोटे से काम को भी वो कंप्यूटर कह रहे हैं। इसके कंप्यूटर का मकसद ये था कि कैलकुलेशंस करना, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाना। तो जो शुरू के टाइम के कंप्यूटर्स थे वो इसी तरह के थे। अब जो था एबेकस ये क्या काम करता था, ये एडिशन करता था, ये सब्ट्रैक्शन करता था, डिवीजन करता था, मल्टीप्लिकेशन करता था। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करता था ये तो मुझे भी नहीं पता, इसकी हमें पूरी जाके हिस्ट्री करनी पड़ेगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बनाया था ये न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, इसके बाद आ गया जी पास्कलाइन। एक और कंप्यूटर 1642 में बना था, एक फ्रेंच था साइंटिस्ट, उसने बनाया था। दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये भी बेसिकली कैलकुलेशन के लिए उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो ये एडिशन कर सकता था, ये सब्ट्रैक्शन कर सकता था, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 9,99,999 तक के डिजिट्स को आपस में ऐड कर सकता था, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकता था। अच्छा, ये उसकी तस्वीर है। इसमें गेज होते थे, इन गेज ये मैकेनिकल कंप्यूटर है क्योंकि इसमें मैकेनिकली डाटा इनपुट करना पड़ता था, मैकेनिकली इसको परफॉर्म करना पड़ता था। तो ये इसके वो गेज बने हुए हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया नया दौर। नया दौर इसलिए कह रहे हैं कि अब जो है ना 1833 में एक साहब थे चार्ल्स बेबेज, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। इन्होंने कंप्यूटिंग की दुनिया में आउट ब्रेकिंग इन्वेंशन की, उसको हम कहते हैं चार्ल्स को एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन। तो जो थे ना ये प्रोफेसर, इन्होंने ये बनाया था। तो ये जो मशीन थी ना दैट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन। देखिए पहले तो मशीन सिर्फ कैलकुलेशन करी थी, लेकिन पहली बार चार्ल्स की जो थी ना एनालिटिकल इंजन, उसमें हम डाटा को स्टोर भी कर सकते थे। तो आस्ता आस्ता तरक्की होती गई। पहले सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते थे, उसके बाद 1833 में हम डाटा को स्टोर करने के काबिल भी हो गए किसी ना किसी फॉर्म में। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि डाटा को स्टोर कैसे करते थे। आजकल तो हम स्टोर करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो था ना ये एनालिटिकल इंजन, इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड यूज होते थे। मतलब कैसे? पंच कार्ड्स, ये पंच कार्ड की एक तस्वीर है। अब इस पंच कार्ड्स में ना ये होते थे, होल्स होते थे, ये होल नंबर 1, होल नंबर 2, होल नंबर 3। तो उन्होंने जिस तरह हम एक प्रोग्रामिंग आप सी में कोड लिखते हैं, आपको पता है आपका कोड ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज में, और वो कौन ट्रांसलेट करता है, कोई मुझे बता सकता है हमारा कोड? कंपाइलर सर। हाँ, कंपाइलर। हाँ, कंपाइलर। अब कंपाइलर को हमने कुछ रूल्स बताए होते हैं कि अगर लिखा हुआ है इंट ए, उसका मतलब ये होगा। अगर लिखा हुआ है इंट स्टार ए पॉइंटर, तो उसका मतलब ये होगा। इसी तरह इन्होंने अपने कुछ रूल्स बनाए हुए थे पंच कार्ड के। अगर ये 3 सुराख हैं और इन 3 सुराख के पास एक सुराख भरा हुआ है, तो उसका मतलब ये होगा। तो इन्होंने अपनी एक कोडिंग लैंग्वेज बनाई हुई थी, इसको हम सादा जबान में कंपाइलर कहते हैं। तो इन पंच कार्ड्स की मदद से कोई भी प्रोग्रामर उस सीक्वेंस पे अपना कोड लिखता था। मतलब उसने 3 सुराख किए, 3 होल्स किए, फिर एक होल्स को भर दिया, फिर एक होल छोड़ दिया। तो उस एनालिटिकल इंजन को उन्होंने पहले बताया था अगर ऐसा मेरे पास सीक्वेंस है तो मैंने ये इनपुट, ये देना आउटपुट, अगर ऐसा सीक्वेंस है तो ये आउटपुट देना है। तो मतलब ये इंसान की इंटेलिजेंस है कि वो अपने पास जो भी थे ना रिसोर्सेज, उनको यूज करते हुए उन चीजों को इन्वेंट कर रहा था जो उनके मतलब के प्रॉब्लम्स को हल कर सके। और प्रॉब्लम पहली क्या थी? न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना, क्योंकि बिजनेसेस ग्रो हो रहे थे, बैंक्स बन रहे थे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बन रही थी। तो उनको अपनी अकाउंटिंग के लिए, अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, ताकि वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म हो सके, उन्होंने कुछ मशीन्स को बनाना था। तो इस तरह से ये एनालिटिकल इंजन वर्क करता था। अच्छा, फिर इसके बाद 1833 के बाद हम आगे 1944 में। तो 1944 में ये हार्वर्ड मार्क 1 IBM ने कंप्यूटर बनाया था। इसको हम कह सकते हैं दिस वाज दी फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। मतलब पहली सारी मशीन थी मैकेनिकल, उसमें इलेक्ट्रिकल या डिजिटल कोई काम नहीं हो रहा था। पर इसमें पहली दफा इलेक्ट्रिकल मतलब
इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, करंट के साथ खेलना शुरू किया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। इसको कहते हैं, इसका एक और नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ASCC। मार्क 1 को ये भी कहते थे। इट वाज कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड आल्सो स्पेशल सिंबल्स। अच्छा, ये नंबर्स को रीड कर सकता था, ये डाटा को स्टोर कर सकता था, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स को रीड कर सकता था, ये उनको पढ़ के बता सकता था इस कैरेक्टर का क्या मतलब है। और ये स्पेशल सिंबल्स, जिस तरह हम फेसबुक में आजकल स्माइली सेंड करते हैं, इमोजीज भेजते हैं, मतलब इसमें इतनी कैपेबिलिटीज थी, ये हमारे सिंबल्स को भी रीड कर सकता था। तो इसमें पहली दफा यूज हुए थे स्विचेस। हमने इसको इलेक्ट्रो का नाम क्यों दिया, क्योंकि हम इसमें स्विचेस को यूज कर रहे थे। जो स्विच होते हैं, ये क्या होता है, जिस तरह हमारे घरों में जो हम बल्ब इस्तेमाल करते हैं, उन बल्ब में आपने देखा होगा कि वैक्यूम होता है, उसको हम वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। उसमें वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है उससे करंट पैदा होता है। तो इन्होंने उन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से 0 और 1 के सीक्वेंस को पैदा करना शुरू किया ताकि डिजिटली कंप्यूटर्स डाटा को समझ सके। तो इसमें टोटल 7,65,000 कंपोनेंट्स थे। ये उसकी हाइट थी, मीन्स के उसका साइज बहुत बड़ा था। ये आप देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर को रखने के लिए एक पूरी की पूरी बिल्डिंग उनको दरकार होती थी। फिर 1944 के बाद, हाँ जी बहुत ज्यादा हो गया जो कह रहे हैं सर काफी आज के लिए भी करना। बस ये थोड़ा सा रह गया। मैं चाह रहा हूँ कि आगे टाइम खत्म हो गया है, आधा मिनट रह गया है, 1 मिनट। अभी तो 1:44 हुए हैं मेरे पास। फिर 40 मिनट का लेक्चर होता है यार मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है। मीटिंग का भी टाइम होता है ना जूम का, ये फ्री में यूज कर रहे हैं। हाँ, वो तो मैं आपको दोबारा कॉल कर लूंगा, उसका कोई मसला नहीं है। 40 मिनट की मीटिंग होती है। सर आज ही सारा पढ़ाना आपने। असल में आज का ना बड़ा बोरिंग है। मैंने कहा जो है हिस्ट्री और इसके पार्ट पहले लेक्चर में बंदा खत्म कर ले, फिर बंदा आगे जरा। अरे आप पिछला बहुत बर्डन है सर, आपने नोट कर दी ग्रुप के अंदर। हमने तो कहा था आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जुल्म कर रहे हैं हमारे पे। अरे 50 पेजेस हमारे वैसे ही हो गए हैं, आज ही सारा पढ़ा देना, इतना इल्म में इजाफा अच्छा नहीं है। ये हफ्ते 2 हफ्ते में सारा सर ने कवर करवा दिया। सर पहले बड़ी बोरिंग है आप। सर 2800 पेपर है, बट तैयारी भी तो करनी है। चले मैं पहले देखना आगे है क्या। अच्छा, ये मार्क्स ये वैसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सारी ये तो हिस्ट्री। हाँ, ये तो आपने ICS में ही पढ़ा होगा लाजमी। यस सर। सर जिन्होंने ICS पढ़ी है फिर उनके लिए तो मुश्किल है ना।